रीबर्थ ऑफ माई लिटिल वाइफ एपिसोड 10। हब्बी डैडी कहाँ है? पार्टी में इधर उधर देखते हुए लिटिल अवनी ने मानव से पूछा। मानव ने बेफिक्र होकर पहले लिटिल अवनी को देखा, जो उसे ही देख रही थी। फिर मानव ने उसे जवाब दिया, बेबी, आपके प्यारे डैडी आपके लिए एक भाभी और एक छोटी सी बेबी का इंतजाम करने गए हैं, जिसके साथ आप फ्यूचर में जब चाहो तब खेल सकत हो। लिटिल अवनी खुश होते हुए मानव से बोली, सच्ची हब्बी, आपनी प्यारी लिटिल वाइफ को खुश देखकर मना ने सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में जिला दिया। वही मानव की बात सुनकर जीव, विक्की, जिम्मी और वीर को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। वही राज को तो खाना खाने से ही फुर्सत नहीं थी, उसका पूरा ध्यान सिर्फ खाने पर था। वीर ने मानव से आरव के बारे में पूछा, बॉस आरव कहाँ है? जब मैं थोड़ी देर पहले यहाँ था तब तो आरव यही था, पर अब वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वीर ने मानव से यह सवाल इसलिए किया था क्योंकि आरव उसे कहीं नजर नहीं आ रहा और वीर यह बात अच्छे से जानता है कि जब तक बहुत जरूरी काम ना हो तब तक आरव कभी भी मानव को अकेला छोड़कर नहीं जाता। मानव वीर का सवाल सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। फिर उसने एक डेविल स्माइल करते हुए जवाब दिया, हो सकता है वह कोई बहुत जरूरी काम में बिजी हो या फिर वह डैड की कोई ख्वाहिश पूरी करने में बिजी हो। मानव की गोल गोल बातें सुनकर वीर का सर चकराने लगा। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। विक्की ने अपना जूस का गिलास टेबल पर रखा और मानव को अपने शक भरी नजरों से देखते हुए अपने बगल में बैठे जिम्मी से बोला, कुछ तो गड़बड़ है, वरना ऐसे तो आरव हर वक्त मानव से चुंबक की तरह चिपका रहता है। वह अचानक से ही अपने बॉस को छोड़कर ऐसे कैसे भाग जाएगा? जीव ने वीर का हाथ पकड़कर अपनी धीमी आवाज में उससे कहा, कहीं नीरज अंकल कुछ झोल तो नहीं करने वाले आरव के साथ? जीव की यह बात सुनकर वीर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसको यूं खड़ा होते देख सभी उसकी तरफ देखने लगे तो वीर ने सभी से बहाना बनाते हुए कहा, वह मुझे वॉशरूम जाना है। इतना कहकर वो वहां से भाग गया। जीव ने भी बहाना बनाते हुए कहा, वह मुझे भी वॉशरूम जाना है। इतना कहकर वह भी वीर के पीछे पीछे भाग गया। अब टेबल पर केवल लिटिल अवनी, विक्की, जिम्मी और राज और मानव बचे थे। लिटिल अवनी ने वीर और जीव को जाते देख मानव से पूछा, हब्बी इन्हें क्या हुआ? लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, बेबी वह उनका अपना मैटर है, आप केवल मुझ पर ध्यान दो, वरना सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि लिटिल अवनी मुझसे प्यार नहीं करती, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इतना कहकर मानव उदास हो जाता है। ये देख लिटिल अवनी जल्दी से मानव के चेहरे को पकड़कर बोलो, नहीं हब्बी, लिटिल अवनी किसी और पर ध्यान नहीं देगी। इतना कहकर लिटिल अवनी ने खाने का एक बाइट मानव की मुंह में डाल दिया। 2 बाइट मानव को खिलाने के बाद लिटिल अवनी अपनी अलसाई आवाज में मानव से बोली, हब्बी, लिटिल अवनी के हाथ थक गए हैं। हब्बी, लिटिल अवनी के हाथों को देखो, उठ नहीं रहा। हब्बी, पहले आप खाना खा लो और फिर लिटिल अवनी को भी खिला दो। और हाँ, लिटिल अवनी के पैर में दर्द हो रहा है, इसलिए जब हम अपने रूम में जाएंगे तो आप मुझे अपनी गोद में उठा लेना, ओके? मानव ने अपनी लिटिल वाइफ को प्यार से देखते हुए कहा, ओके। वही बेचारे विक्की और जिम्मी अपने सामने मानव को इतना लवी दवी देखकर परेशान हो गए। उन दोनों से अब मानव का ये रोमांटिक साइड देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वह दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए हैं और मानव से बोले, हमें भी वॉशरूम जाना है। उन दोनों की तरफ देखते हुए मानव ने अपनी आंखें छोटी कर ली और सख्त आवाज में बोला, तो क्या तुम दोनों चाहते हो मैं तुम दोनों को गोद में उठाकर वॉशरूम तक छोड़कर आऊं? विक्की और जिम्मी मानव को गुस्से में देखकर वहां से भागते हुए चिल्लाए, इतनी मेहरबानी की जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे। बेचारी लिटिल अवनी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसने पहले मानव को देखा, फिर राज को, जो खाने में बिजी था। लिटिल अवनी ने राज से अपनी आंखें टिमटिमाते हुए पूछा, भाई क्या आपको भी वॉशरूम जाना है? लिटिल अवनी की आवाज सुनकर राज ने अपना खाना छोड़ उससे कुछ बोलना चाहा, मगर उससे पहले ही मानव तपाक से बोल पड़ा, हाँ हाँ, राज को भी जाना है। फिर राज की तरफ अपनी वार्निंग भरी नजर से देखते हुए अपने दांत पीसकर मानव आगे बोला, है ना राज, जाना है ना तुम्हें भी? मानव की आवाज सुनकर और उसे गुस्से में देखकर राज के गले में खाना अटक गया। उसने खांसते हुए पानी पिया और बिना देर किए वहां से 9-2-11 हो गया। राज को इस तरह से भागता देख लिटिल अवनी ने मानव सर पूछा, हब्बी आपको भी जाना है वॉशरूम? मानव कुछ जवाब देता उससे पहले ही लिटिल अवनी खुद जवाब देते हुए बोली, नहीं हब्बी, आप मत जाना, वरना लिटिल अवनी किसके गोद में बैठेगी और कौन लिटिल अवनी को खाना खिलाएगा? इतना बोलकर लिटिल अवनी ने मानव के कंधे पर अपना सर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद लिटिल अवनी मानव से बोली,
हब्बी अपा की वजह से लिटिल अवनी को कितना बोलना पड़ता है। लिटिल अवनी का तो मुंह दर्द होने लगा। लिटिल अवनी अब खाना कैसे खाएगी? लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वही जिम्मी, विक्की, जीव, राज और वीर मिलकर नीरज जी और आरव को ढूंढने लगते हैं। इंडिया में विनय और विनी अपने रूम में बैठे थे, तभी उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर विनय बाहर जाने लगता है तो विनी उसे रोकते हुए बोली, विनय मुझे डर लग रहा, प्लीज मत जाओ। विनय ने अपना हाथ विनी से छुड़ाते हुए बोला, विनी तुम यहीं रुको, मैं बाहर देखकर आता हुए कौन है। इतना बोलकर विनय बिना विनी की बात सुने रूम से बाहर चला जाता है। जब विनय हॉल में आया तो उसने वह पर एक जाना पहचाना चेहरा देखा, जिसे देखते ही पहले विनय के चेहरे पर गुस्सा छा गया, वहां कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। विनय ने एक डेविल स्माइल करते हुए हॉल में खड़े आदमी से बोला, जी कहिए आप कौन, और मेरे घर में क्यों इतना हल्ला मचा रहे। जो आदमी चिल्ला रहा था उसने विनय की तरफ देखकर गुस्से से पूछा, ओए लड़के, मैं ये पर अपनी भागोड़ी दुल्हन को लेने आया हूँ, कहाँ छुपा रखा है तूने उसे। वायनाई ने उस आदमी की बात सुनकर आराम से कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो। अब उस आदमी को और गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से विनय का कॉलर पकड़ते हुए कहा, देख सच सच बोल वरना सोम मित्तल से दुश्मनी तुम्हें बहुत भरी पड़ेगी, समझे। जी हाँ, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सोम मित्तल है। जब से विनी शादी से भागी थी तब से ही वो विनी को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। विनय सोम से कुछ बोलता उससे पहले ही उसके कानों में विनी की आवाज पड़ी, जो उसके पास आते हुए बोली, विनय। इसके आगे विनी कुछ बोलती तभी उसकी नज़र विनय के पीछे खड़े सोम पर पड़ी, जिसे देखते ही विनी देर से कांपने लगी। वही विनी को देखते ही सोम का पर हाय हो गया। सोम ने गुस्से से विनी से कहा, तो तुम यहाँ छुपकर बैठी हो हाँ। विनी से इतना बोलकर सोम विनय से अपने दांत पीसकर बोला, और तुमने मुझसे झूठ बोला, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। सोम की बात सुनकर पहले विनय जोर जोर से हंसने लगा, फिर उसने सोम से कहा, तुम किस झूठ की बात कर रहे हो, मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं। विनय की बात सुनकर सोम के साथ साथ विनी भी हैरान हो गई। विनय की बात सुनकर विनी और सोम दोनों हैरान हो जाते हैं। विनय ने अपनी पेंट के जेब में अपने दोनों हाथों को डालते हुए आगे बोला, मेरा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। विनय की बात सुनकर सोम उसे अपनी शक भरी निगाहों से देखते हुए बोला, अगर विनी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तो ये तुम्हारे घर में क्या कर रही है। विनय अपने बगल में रखे सोफे पर जाकर बैठ गया, फिर एक नज़र विनी को देखा जो उसे ही अपनी मासूम आंखों से देख रही थी। उसने विनी को इग्नोर करके सोम कहा, वो इसलिए क्योंकि यह मेरी बीवी है। जैसे ही विनय ने ये कहा, सोम ने गुस्से से अपनी गन निकालकर उसके ऊपर तान दिया और फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बीवी से शादी करने की, पर कोई बात नहीं, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। इतना कहने के बाद सोम हंसने लगा। कुछ देर हंसने के बाद गुस्से से आगे बोला, तुम्हें मारने के बाद मैं विनी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। वही विनी जो विनय ने 5 कदम की दूरी पर खड़ी थी, जब उसने देखा कि सोम ने विनय के ऊपर गन तान दी तो वह डर गई। उसने नफरत और गुस्से से सोम से कहा, प्लीज तुम ऐसा मत करो, तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते फिर भी मेरे पीछे क्यों पड़े हो, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। विनी को बहुत डर लग रहा था कहीं उसके वजह से विनय को कुछ हो ना जाए, लेकिन विनय को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सोम ने पहले विनय को देखा, जो किसी राजा की तरह आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। विनय को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि उसे सोम से जरा सा भी डर लग रहा हो, उसके उलट विनी बहुत ही घबराई हुई थी। सोम आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उन दोनों के कानों में विनय की आवाज पड़ी, तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो इस लड़की। इतना कहकर विनय रुक गया। फिर आगे बोला, मेरा मतलब विनी को अपने साथ ले जा सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। विनय की बात सुनकर विनी को तो सदमा ही लग गया, उसे लग रहा था कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। विनी विनय के बगल में बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोली, विनय तुम ये क्या बोल रहे हो। विनय ने पहले अपना हाथ विनी के हाथ से छुड़ाया, फिर एक स्माइल करके उसके गालों को सहलाते हुए बोला, सॉरी बेबी, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। विनी को तो विनय की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए विनय से पूछा, अगर मुझे छोड़ना ही था तो मुझसे शादी क्यों की। विनी की बात सुनकर विनय जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए विनी से कहा, बेबी चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया।
इतना कहकर विनय ने विनी के हाथों को कसकर पकड़ते हुए अपने दांत पीसकर बोला, उस दिन इसी हाथ से मुझे थप्पड़ मारा था ना, तो इसका भुगतान तो तुम्हें करना ही था। मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे शादी करके तुम्हें छोड़ दूँ, ताकि तुम एक छोड़ी हुई औरत कहलाओ, तब तुम्हें भी हट होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन तुमने बार में सबके सामने मुझे थप्पड़ मारकर मेरे ईगो को हट किया था। विनी जैसे जैसे विनय की बात सुन रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया पलट रही हो। विनी को होश में आने में थोड़ा वक्त लगा। उसने रोते हुए विनय को गले लगा लिया, फिर रोते हुए उससे रिक्वेस्ट कर बोली, विनय आई लव यू, प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो तुम भी मुझे थप्पड़ मार लो, पर प्लीज़ ऐसे मत करो। इतना कहने के बाद विनी और जोर जोर से रोने लगी। तो वही सोम जिससे अब ये ड्रामा देखा नहीं जा रहा था, उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, बंद करो ये ड्रामा। इतना कहकर उसने विनी का हाथ पकड़ लिया और वहां से ले जाने लगा। विनी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी सभी कोशिश बेकार थी। उसने उम्मीद भरी नजरों से एक बार विनय की तरफ देखा, मगर विनय ने उसे अपनी नजरें फेर ली। ये देख विनी टूट गई। विनय ने विनी को पीछे से देखते हुए धीरे से कहा, सॉरी विनी, पर मुझे मेरा बदला और तुम दोनों ही चाहिए, इसलिए कुछ वक्त के लिए मुझे तुमसे दूर रहना होगा, क्योंकि अगर इन लोगों को ये पता चल गया कि मैं कहूँ तो मैं अपना बदला नहीं ले पाऊंगा। विनय अपने रूम में जाते हुए बोला, जान बस मेरा इंतजार करना। सिंह मैंशन में कुणाल शावर लेकर वॉशरूम से निकला और वॉशरूम से निकलते ही उसकी नज़र सोफे पर गई, जहां पर कायरा बैठी थी। कुणाल कायरा के पास पहुंचकर उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर फेंक दिया, फिर उसके ऊपर आते हुए बोला, बेबी वैसे आज तुम दुल्हन के जोड़े में काफी सुंदर लग रही हो, लेकिन हाँ मुझसे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग हूँ। तुम तो मेरे जैसा पति पाकर धन्य हो गई होगी, है ना? होना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हें द कुणाल खुराना जो मिला है। कुणाल की बात सुनकर बेचारी कायरा, जो अभी तक डरी सहमी थी, वह अचानक की स्पीचलेस हो गई। उसने अपने मन में सोचा, इस इंसान ने शादी करते वक्त मुझसे कहा था कि यह मुझे हमेशा टॉर्चर और परेशान करेगा, क्या यह अपनी तारीफ कर करके ही मुझे टॉर्चर और परेशान करेगा? बेवकूफ़ कहीं का। वही कुणाल, कायरा की मन की बातों से अनजान, अपनी तारीफ करते हुए आगे बोला, मुझे पता है मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हूँ। हाँ तुम थोड़ी बदसूरत हो, पर कोई बात नहीं, मैं आज से ही काम चला लूँगा। और हाँ मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम्हें हमेशा मेरी बात माननी होगी, समझी? मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया है, चलो पहले उस पर साइन करो। इतना कहने के बाद कुणाल कायरा के ऊपर से हट और ड्रॉर से एक फाइल लाकर कायरा को दे देता है। कुणाल फाइल की तरफ इशारा करते हुए बोला, जल्दी से पढ़ो और साइन करो, इसमें लिखी हर एक चीज को तुम्हें मानना होगा, समझी? इतना कहकर वही एकटक कायरा को घूरने लगा। तो वही कायरा ने जैसे ही फाइल खोलकर पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। उसके पास कहने को शब्द ही नहीं बचे थे। उसने एक बार अपना सर उठाकर कुणाल को देखा, जैसे पूछ रही हो क्या जो इस फाइल में लिखा है वह सच है। कुणाल कायरा की मन की बात जानकर उससे बोला, इसमें जो कुछ भी लिखा है वह सच है, अब जल्दी से पढ़ो और साइन करो। कुणाल की बात सुनकर कायरा गहरे सदमे में चली गई। उसने फिर से कॉन्ट्रैक्ट के रूल को पढ़ना शुरू किया। रूल नंबर 1, कायरा को रोज सुबह उठकर कुणाल की कम से कम 7 से 10 तारीफ करनी होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। रूल नंबर 2, कायरा कुणाल से ज्यादा सुंदर नहीं दिख सकती, उसे हमेशा कुणाल से कम सुंदर ही दिखना होगा ताकि वह उसकी स्पॉटलाइट न चुरा सके। रूल नंबर 3, कुणाल ने जिस कलर के कपड़े पहने हैं वो उस दिन उस कलर के कपड़े नहीं पहन सकती। रूल नंबर 4, वो कुणाल के ऊपर बुरी नज़र नहीं डाल सकती, वरना कुणाल के हैंडसम चेहरे पर नज़र लगाने का भुगतान उसे करना होगा। ऐसे ही न जाने कितने ही शर्त उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए थे। कायरा ने एक नज़र अपने सामने खड़े कुणाल को देखा जो उसे ही घूर रहा था, फिर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। कुणाल ने जब देखा कायरा ने साइन कर दिया है तो वह खुशी से उछल पड़ा। शायद वह भूल गया था कि उसने कायरा को परेशान करने के लिए यह शादी की है। पेरिस में मानव अपने फ़ोन में ईमेल चेक कर रहा था और लिटिल अवनी उसके बगल में बैठी कुछ सोच रही थी। वही नैना कुछ दूरी पर खड़ी होकर मानव को देखते हुए बोली, मानव को ड्रिंक शायद मिल गई होगी और उसने पी भी ली होगी, मुझे कैसे भी करके उसके पास जाना होगा। इतना कहकर वह बड़े ही एटीट्यूड के साथ मानव की तरफ जाने लगी। जब लिटिल अवनी ने नैना को अपनी तरफ आते देखा तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। लिटिल अवनी ने टेबल पर देखा जहां चिली सॉस और पनीर रखा हुआ था। उसने पनीर के ऊपर ढेर सारा चिली सॉस डाल दिया और उस बाउल को उठाकर टेबल के थोड़ा किनारे रख दिया जिधर से नैना आ रही थी। जैसे ही नैना
लिटिल अवनी के राइट साइड से होकर मानव की तरफ जाने को मुड़ी उससे पहले ही लिटिल अवनी ने नैना के पैर के आगे अपना पैर लगा दिया, जिसके कारण नैना टेबल पर गिर गई और उसका सर उस पनीर के बाउल के अंदर चला गया। लिटिल अवनी का इससे नहीं भरा तो उसने अपने आसपास देखा कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने एक जोरदार किक नैना के पैर पर मार दी। किक पड़ते ही नैना जोर से चिल्लाई, आह! नैनो को बहुत ही अजीब फील हो रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर पनीर के साथ साथ चिली सॉस भी लगा था। नैना ने किसी तरह खुद को संभाला और लिटिल अवनी की तरफ गुस्से से देखकर बोली, यू लिटिल कैट। इससे पहले नैना कुछ करती, लिटिल अवनी अपने बगल में बैठे मानव के ऊपर कूद गई और डरने का नाटक करते हुए मानव से बोली, हब्बी हब्बी ओल्ड आंटी ने लिटिल अवनी को डरा दिया, देखो हब्बी वो मुझे अभी भी डरा रही है। लिटिल अवनी की बात सुनकर मना गुस्से से नैना को देखने लगा। मानव गुस्से से नैनो को देखने लगा, जिस कारण नैना अंदर तक कांप गई। नैना को ऐसा लग रहा था जैसे एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा हो। नैना ने डरते हुए अपनी लड़खड़ाते जुबान से कहा, मानव वह मैंने कुछ नहीं किया जो किया इस अवनी ने किया। नैना के मुंह से मानव का नाम सुनकर लिटिल अवनी की आंखें छोटी हो गई। वो गुस्से से नैना को देखने लगी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। मानव ने अपनी कोल्ड आवाज में नैना से कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरी लिटिल वाइफ को डराने की। मानव की आवाज सुनकर नैना ने अपनी सारी हिम्मत खो दी। काफी मशक्कत करके नैना ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, मानव तुम ही देखो ना तुम्हारी इस प्यारी लिटिल वाइफ के कारण मेरे चेहरे का क्या हाल हो गया। अगर लिटिल अवनी ने मेरे पैर पर किक न किया होता तो मैं उस बाउल पर ना गिरती जिसके कारण मेरा सुंदर फेस खराब हो गया। ये सब कितना शर्मनाक है। इतना कहकर नैना मानव के हैंडसम चेहरे को देखकर शर्माने लगी। लिटिल अवनी ने नैना की बात सुनकर घबराते हुए मानव को देखकर अपने मन में सोचा, कहीं हब्बी ये ओल्ड आंटी की बात सुनकर यह ना जान जाए कि मैंने ही इन ओल्ड आंटी को गिराया था। इतना सोचते ही लिटिल अवनी चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं। लिटिल अवनी को चिल्लाता देख मानव उसकी तरफ देखने लगा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही लिटिल अवनी मानव के कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारते हुए बोली, हब्बी हब्बी इन ओल्ड आंटी ने आपका नाम लिया। हब्बी इन ओल्ड आंटी से बोलो कि लिटिल बेबी के हब्बी का नाम ना ले वरना उसे रोना आ जाएगा। इतना कहकर लिटिल अवनी मानव को देखने लगी, जो पहले से ही उसे देख रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे वो मानव का ध्यान डाइवर्ट करने में कामयाब हो गई। ये सोचते ही लिटिल अवनी खुश हो गई। वही नैना जो कब से लिटिल अवनी के मुंह से अपने लिए ओल्ड आंटी सुन रही थी, उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, लिटिल कैट तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ओल्ड आंटी कहने की, मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। नैना के कहने के बाद वहां का माहौल गर्म हो गया। लिटिल अवनी ने मानव की आंखों में देखा। 3 सेकंड तक देखने के बाद वो बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगी और मानव से बोली, हब्बी इन ओल्ड आंटी ने लिटिल अवनी को कैट कहा। वही अपनी लिटिल वाइफ को रोता देख मानव ने गुस्से से अपनी खा जाने वाली नजरों से नैनो को देखा, जैसे वह नैनो को जान से मार देगा। फिर लिटिल अवनी के सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहा, बेबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। इतना सुनते ही लिटिल अवनी खुश हो गई और अपनी तिरछी नजरों से नैनो को देखने लगी, जो उसे अपने जानलेवा नजर से देख रही थी। ये देख वह खुश हो गई। मानव ने आगे अपनी मैग्नेटिक आवाज में कहा, बेबी खूबसूरत है। वह लोग बदसूरत है जो आपको परेशान करते हैं या अपने आप को सबसे ज्यादा खूबसूरत समझते हैं। मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी हैरान हो गई। उसने सोचा, क्या उसका हब्बी इनडायरेक्ट नैना को बदसूरत कह रहा। वहीं नैना को समझते देर नहीं लगी कि मानव उसे ही इनडायरेक्ट बदसूरत कह रहा। ये सोचते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए चिल्लाकर कहा, मिस्टर मानव क्या आप मुझे बदसूरत कह रहे हैं। मानव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के नैना की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम खूबसूरत हो, लेकिन मेरी बेबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। नैना ने गुस्से से कहा, मिस्टर मानव मुझे देखिए, आपको नहीं लगता मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। मानव ने फिर से अपनी सख्त आवाज में कहा, बेबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। इस बार नैना चिल्लाते हुए बोली, मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। मानव ने अपनी आंखें छोटी करके ने कहा, बेबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। नैना ने अपने कमर पर हाथ रखकर पहले अवनी को घूरा, फिर अपने दांत पीसकर कहा, मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। इस बार मानव ने भी गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, बेबी ज्यादा खूबसूरत है। इसी तरह मानव और नैना के बीच कोल्ड वार चलता रहा। लिटिल अवनी मानव की गोद में बैठी
अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से दोनों को देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ विक्की, राज, जिम्मी, वीर जीव और वीर मिलकर आरव और नीरज जी को ढूंढते ढूंढते थक हार के अपने अपने रूम में चले गए। इस वक्त पेरिस में 12:30 बज रहे थे। वहीं इंडिया में रात के 8:30 बज रहे थे। कुणाल, नीता जी, अर्जुन, सोना, आदि, अभी, परी और कायरा डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। कुणाल बार बार कायरा के खाने को देख रहा था। ये बात कायरा और अर्जुन दोनों ने ही नोटिस कर लिया। अर्जुन ने पानी का एक घूंट पीते हुए कुणाल से कहा, कुणाल तुम बार बार कायरा के खाने को क्यों देख रहे हो? क्या तुम उसके खाने को खाना चाहते हो? बोलो। वही कुणाल जो अभी भी कायरा के खाने को घूर रहा था, वह अर्जुन की बात सुनकर झेप गया। उसने अपना मुंह बनाकर अर्जुन से कहा, जल जल कर राख हो रहे हो तुम मुझसे। तुम मुझे देखकर यही सोच रहे हो ना कि कोई इंसान डिनर करते वक्त भी इतना चार्मिंग कैसे दिख सकता है? और तुम ऐसा बोलकर लोगों के सामने मेरी इमेज खराब करना चाहते हो। कुणाल की बात सुनकर सब अर्जुन की तरफ घूर के देखने लगे, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। ये देख अर्जुन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैं क्या किया? नीता जी ने अर्जुन के सर पर चपत लगाकर उसे डांटते हुए कहा, अर्जुन क्यों तुम कुणाल को परेशान कर रहे हो? देखो बेचारा कितना भोला भाला है, और खबरदार अगर तुमने अगली बार उसे परेशान किया तो। अपनी माँ की बात सुनकर अर्जुन का मुंह बन गया। वहीं दूसरी तरफ कुणाल खुश हो गया। सोना ने भी अर्जुन को डांटते हुए कहा, अर्जुन तुम्हें कुणाल के सुंदर चेहरे से नहीं जलना चाहिए। देखो मैं मानती हूँ तुम एवरेज हो, पर फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुमसे अभी भी काम चला सकती हूँ। ये सुनकर अर्जुन उसे घूरने लगा। वही अभी जो दूध पी रहा था, सोना की बात सुनकर बुरी तरह खांसने लगा। अभी ने अर्जुन की तरफ इशारा करके हंसते हुए कहा, भाई का पोपट हो गया। अभी ने इतना कहा था कि उसके बगल में बैठी परी ने उसे घूरते हुए कहा, बहुत ज्यादा जुबान नहीं चल रही तुम्हारी, चुपचाप खाना खाओ वरना तुम्हें मैं अगले 2 दिन तक भूखा रखूंगी समझे। परी की धमकी सुनकर अभी चुपचाप खाना खाने लगा। वही आदि को तो किसी से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो बस लिटिल अवनी के आने का इंतजार कर रहा था। आदि ने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और सभी की तरफ एक नज़र देखते हुए बोला, सभी के सभी बचकाने और बदा दिमाग है, सिर्फ पूरे दिन मेरा दिमाग खाते रहते हैं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वही आदि की बात सुनकर डाइनिंग हॉल में सभी का मुंह बन गया। कुणाल अभी भी कायरा के खाने को देख रहा था। जैसे ही कायदा ने खाना का एक बाइट खाया उसे कुछ अजीब लगा। कायरा अगले ही पल खांसने लगी। उसे खांसता देख कुणाल ने तुरंत पानी उठाकर उसे दिया। पानी पीते ही कायरा को कुछ राहत मिली। कुणाल ने खुश होते हुए अपने मन में सोचा, नेक्चरी कहीं की, तुम्हें तो ऐसा नमक वाला खाना रोज मिलना चाहिए। मैंने तुम्हारे खाने में भर भर के नमक डाला है, जल्दी खाओ इसे। बेचारी कायरा मन मार कर वो खाना खाने लगी। वह तो किसी को बता भी नहीं सकती थी कि उसके खाने में ढेर सारा नमक पड़ा है, क्योंकि सभी ने वही खाना खाया था जो वो खा रही थी। उसने कुणाल को देखते हुए अपने मन में कहा, पागल आदमी तुम्हें तो मैं देख लूंगी। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी नीता जी की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो उससे पूछ रही थी, बेटा तुम ठीक तो हो ना? कायरा ने उनकी तरफ देखते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर कहा, जी हाँ आंटी मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वो कुणाल की तरफ फिर से घूरने लगी तो कुणाल ने उसे अपने दांत दिखा दिए। कुणाल को घूरते हुए कायरा ने धीरे से कहा, कनखजूरा कहीं का पति नहीं, पति के रूप में एक शैतान बच्चा मिला है मुझे। कुछ देर बाद सभी अपना अपना खाना खाने के बाद रूम में चले गए। कायरा अभी सीढ़ियों के पास पहुंची थी कि तभी कुणाल उसके बगल से उसे अपनी जीभ निकालकर चढ़ाता हुआ रूम की तरफ चला गया। ये देखकर कायरा चिढ़ गई। अगली सुबह, ये सब क्या है? हे भगवान, किसने मेरा मुंह काला किया? अब तो मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। ये कहते हुए एक लड़का बेड से कूद गया और बेड पर सो रही लड़की को गुस्से से देखने लगा। वो लड़का बहुत ही गुस्से से बेड पर सो रही लड़की को देख रहा था। कुछ देर उसे घूरने के बाद वो चलता हुआ बेड के किनारे सो रही लड़की के पास गया और उसे उठाते हुए बोला, ये फुलझड़ी तुम कौन हो? तुमने मेरा मुंह काला क्यों किया? बोलो कुछ। और तुम कितने आराम से सो सकती हो? तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। जो लड़की घर पर सो रही थी, उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था और उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे, जिसके कारण वह लड़का उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा। जब उस लड़के ने देखा वह लड़की अभी भी नहीं उठ रही तो उसने गुस्से से कहा,
नाजनीन फुलझड़ी, अब उठ जाओ वरना आरव सिंह का दिमाग सटक गया ना तो फिर समझ लेना। जी हाँ, ये लड़का कोई और नहीं आरव है। इस बार आरव की आवाज सुनकर वह लड़की कसमसाते हुए उठने लगी। उस लड़की ने उठकर धीरे से अपनी आंखें खोली, अपने सामने किसी लड़के को देखकर, वो भी टॉवल में। वो चिल्ला पड़ी, आह! मगर जैसे ही उस लड़की की नज़र आरव से मिली, वो दोनों चौंक गए क्योंकि वह लड़की खुशी थी। खुशी आरव को देखकर खुश होकर उसके ऊपर कूद गई। बेचारा आरव तो अपनी जगह पर शौक के मारे जम गया। वह अपने होश में आते हुए बोला, बेशर्म लड़की, तुमने मेरी इज्जत लूट ली। तुम शक्ल से तो कितनी भोली भाली दिखती हो, लेकिन हरकतें बिल्कुल मावली वाली हैं। आरव की बात सुनकर खुशी कंफ्यूज हो गई। उसने अपने एक हाथ से अपना सर को खुजाते हुए आरव से पूछा, आरव भैया, ये इज्जत लूटना क्या है? मैंने कुछ भी नहीं लूटा। आप चाहो तो मेरा बैग चेक कर सकते हो। इतना कहकर वह अपनी टिमटिमाती आंखों से आरव को देखने लगी। आरव खुशी की बात सुनकर उसे घूरने लगा, जैसे कह रहा हो, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? लेकिन आरव को खुशी की हरकतों पर गुस्सा नहीं आ रहा था। उसने अपना सर झटका और अपनी हालत पर गौर किया तो पाया उसने इस वक्त एक टॉवल के अलावा कुछ नहीं पहना है। ये देख आरव ने तुरंत खुशी की आंखों पर अपना हाथ रख दिया और उससे बोला, है प्यारी छोटी बच्ची, अपनी आंखें बंद करो। आरव की बात सुनकर खुशी ने उसे समझाते हुए कहा, आरव भैया, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। कुणाल भाई कहते हैं मेरा नाम खुशी है और सभी मुझे खुशी कहते हैं, तो आप भी मुझे खुशी बोल सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। खुशी के मुंह से अपने लिए भैया सुनकर आरव चिढ़ गया। उसने चीरते हुए खुशी को अपने गोद से उतार कर बेड पर बैठाया और उससे घूरते हुए बोला, बेशर्म लड़की, कल रात हमारे बीच जो हुआ, उसके बाद मैं तुम्हारा भैया नहीं सया बनूंगा। ये बात अपने छोटे से दिमाग में बैठा लो। अपनी टिमटिमाती नजरों से आरव को देखकर खुशी अपना मुंह अजीब सा बनाकर बोली, ओह अच्छा, तो आपका दूसरा नाम सया है। अच्छा नाम है, आज से मैं आपको इसी नाम से बुलाऊंगी, आरव भैया। आरव ने अपने अपने दांत पीसते हुए खुशी से कहा, जस्ट शट अप, मैंने कहा ना, अब मैं सैया हूँ। आरव की बात सुनकर खुशी ने अपना छोटा सा सिर जोर जोर से हाँ में हिला दिया। ये देख आरव ने सेटिस्फाइड होकर अपना सिर हिलाया और उठकर वह जाने को हुआ तो अचानक उसकी नज़र खुशी के शरीर पर पड़ी। खुशी ने इस वक्त कुछ नहीं पहना था। उसके शरीर पर कई सारे लव बाइट के निशान थे। आरव को अच्छे से याद है उसने खुशी के साथ ज़्यादा कुछ नहीं किया था क्योंकि वो ज़्यादा नशे में होने के कारण बेहोश ही गया था। वही खुशी ने जब आरव को खुद की बॉडी को घूरता हुए देखा तो उसने भी अपनी गर्दन नीचे करके खुद को देखा। जैसे ही उसकी नज़र लव बाइट पर पड़ी, वो घबराकर जोर जोर से रोने लगी। खुशी ने रोते हुए आरव को गले लगा लिया और उससे कहा, सैया, मेरे बॉडी पर चोट लग गई, सैया कुछ करो वरना मैं मर जाऊंगी। सैया, कहीं मुझे किसी डॉगी ने तो नहीं काट लिया? चलो हॉस्पिटल चलते हैं, मुझे दर्द हो रहा है। खुशी को रोता देख आरव घबरा गया, मगर जैसे ही उसने खुशी की बात सुनी वो चिढ़ गया। उसने धीरे से कहा, गिलहरी कहीं की, मेरे देखने के बाद ही इसे अपनी बॉडी में दर्द हो रहा है और इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे डॉग कहने की। इतना कहकर वह खुशी को चुप कराने लगा। मानव का रूम। मानव सोफे पर बैठकर आज के न्यूज़ देख रहा था। न्यूज़ की हेडलाइन थी, बिजनेसमैन धीरज राय के बेटे के कई टुकड़े उनके घर से बरामद हुए। न्यूज़ देखकर मानव के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। मानव ने टीवी को देखते हुए अपने दांत पीसकर कहा, मेरी बेबी पर नजर डालने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत है। अभी उसने ये बोला था कि तभी उसे एहसास हुआ उसके ऊपर कुछ रेंग रहा है। मानव ने अपना सर नीचे करके देखा तो लिटिल अवनी उसके गोद में बैठी थी। ये देख वो हैरान हो गया क्योंकि उसे यह पता ही नहीं चला कि उसकी छोटी सी प्यारी वाइफ उसकी गोद में कब बैठ गई। लिटिल अवनी मानव की गोद में बैठकर टीवी देखने लगी। न्यूज़ की हेडलाइन पढ़ते ही उसने मानव से पूछा, हब्बी, उस इंसान को किसने मारा और क्यों मारा? मानव अनजान बनते हुए बोला, बेबी पता नहीं। लिटिल अवनी ने अपना मुंह बनाकर कहा, जिसने भी मारा है वह बहुत ही गंदा है। नहीं नहीं, पागल होगा, ऐसे थोड़ी ना किसी को मारा जाता है। पर हब्बी, उस इंसान ने इसके टुकड़े क्यों कर दिए? वैसे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पक्का वह बैडमैन होगा। वही लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव घूर के उसकी तरफ देखने लगा, जैसे कहना चाह रहा हो, बेबी, वह इंसान को आपके हबी ने ही मारा है, इसलिए उसे बुरा मत बोलो। ये सोचते ही मानव ने उससे पूछा, बेबी, उस बैडमैन को, उस इंसान को ऐसे क्यों नहीं मारना चाहिए था? मानव की तरफ देखकर लिटिल अवनी ने उसे समझाते हुए बड़ी ही सीरियस आवाज में कहा, हब्बी देखो, अगर वह बैडमैन उस लड़के को मारने के बजाय
उसे डॉगी या किसी भी जानवर के पास छोड़ देता तो बेचारे उन सभी एनिमल का पेट भर जाता, उस इंसान को खाकर। सो टेस्टी। इतना कहने के बाद लिटिल अवनी अपने होठों पर जीभ फिराने लगी। वही मानव अपनी छोटी और प्यारी वाइफ की हरकतों को देख और उसकी बातें सुनकर हंसने लगा। जब मानव ने देखा उसकी लिटिल वाइफ अपनी जीभ को अपने होठों पर फिरा रही है तो उसने उससे उसके नाक को पिंच करते हुए पूछा, बेबी क्या आपको भूख लगी है? इतना सुनना था कि लिटिल अवनी ने अपना सर जोर से हाँ में ही लाया। ये देखकर मानव ने अपना सर ना में हिला दिया और लिटिल अवनी को अपनी गोद में उठाकर रूम से बाहर चला गया। मानव लिटिल अवनी को लेकर होटल में बने रेस्टोरेंट में आ गया, जहां पहले से ही बाकी सब मौजूद उन्हीं दोनों का इंतजार कर रहे थे। इस बार श्री भी उन्हीं के साथ थी। मानव ने लिटिल अवनी को सीट पर बैठाया और फिर उसके बगल में बैठ गया। इस बीच लिटिल अवनी का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने पर ही थी। ये देख मानव अपनी भूखकर बीवी के लिए सैंडविच निकालकर उसे खिलाने लगा। अपने मुंह में सैंडविच का बड़ा सा बाइट लेकर अपने सामने रखे खाने की तरफ इशारा करके लिटिल अवनी मानव से बोली, हब्बी लिटिल अवनी को जूस भी पीना है और वह पिज्ज़ा भी, पराठा भी, नूडल्स भी, हब्बी वह भी। इस तरह करके उसने ढेर सारी डिशेस गिना दिए। मानव एक एक करके उसे सब खिला रहा था। उन दोनों को ऐसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों का मुंह बन गया। लेकिन नीरज जी कहाँ चुप होने वाले थे। उन्होंने मानव से कहा, देविल मानव तुम जोरों के गुलाम के रूप में और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। तुम्हें देखकर मेरा मन कर रहा है कि काश मैं भी एक लड़की होता और तुम मेरे हब्बी। इतना कहकर वो शर्माने लगे। मानव उन्हें गुस्से से घूरने लगा। इंडिया में सुबह के 4:30 बजे कुणाल धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठकर वॉशरूम में घुस गया। लगभग 15 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर आया और बिस्तर पर सो रही कायरा को देखकर डेविल स्माइल करने लगा। कुणाल ने अपने मन में कहा, वेलकम टू हेल मिसेस कायरा कुणाल खुराना, तुम्हें मैं बहुत परेशान करूंगा, इतना कि तुम्हें अफसोस होगा तुमने मुझसे शादी क्यों की। ये सब सोचते वो खुशी खुशी बैठकर लेट गया। थोड़ी देर बाद कुणाल ने अपनी तिरछी निगाहों से कायरा को देखा, जो अभी भी सो रही थी। ये देख कुणाल बेड पर रेंगते हुए कायरा के पास आ गया। अगले ही पल उसने उसे गले लगा लिया और सो गया। विनय का घर। विनय एक अंधेरे कमरे में बैठकर शराब पी रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। विनय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लिए और अपने गुस्से को शांत करने लगा। कुछ देर बाद विनय ने अपनी आंखें खोलकर गुस्से से कहा, सोम मित्तल, सॉरी मेरा मतलब पूरी मित्तल फैमिली, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो क्योंकि विनय खुराना तुम्हारी जिंदगी में वापस आ रहा। इतना कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगा। कुछ देर हंसने के बाद अचानक उसकी नज़र दीवार पर लगी तस्वीर पर गई। रूम में हल्की हल्की रोशनी होने के कारण वो तस्वीर साफ नजर आ रही थी। विनय ने हल्की मुस्कान के साथ उस तस्वीर को देखकर कहा, जान मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें रोका नहीं, पर चिंता मत करो, कुछ ही घंटों बाद हमारी फिर से मुलाकात होगी, बस मेरा इंतजार करना। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अल्पविराम 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 अल्पविराम। वहीं एक शानदार महल जैसे दिखने वाले घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में मित्तल हाउस लिखा था। उस घर के एक कमरे में एक लड़की खुद में ही सिमटी रो रही थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई। उस लड़की ने रोते हुए कहा, विनय आई हेट यू, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, सोचा था तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहूंगी, पर तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया। इतना कहकर वह लड़की और तेज रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद उसने अपना सर ऊपर किया और पूरे रूम को देखते हुए बोली, यहाँ तो मेरा टेडी बेयर भी नहीं है। वह घटिया विनय मुझे घर से निकालने में इतना पागल हो गया था कि मुझे टेडी बेयर भी नहीं ले जाने दिया। वह बेवकूफ़ देगा भी क्यों टेडी बेयर, उसके पैसे का जो है कंजूस कहीं का। विनी ने अपने आंसू पूछते हुए आगे कहा, चाहे जो हो जाए उससे तो मैं अपने सभी टेडी बेयर लेकर रहूंगी, उसके लिए चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। विनी ने ठान लिया था कि वह किसी भी हाल में विनय के घर से अपने सभी टेडी बियर्स को लेकर आएगी, उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। पेरिस में मानव वॉशरूम से बाहर निकला। इस वक्त उसने केवल लो ना हुआ था, उसके 6 पैक से अब साफ नजर आ रही थे। मानव इस वक्त इतना हॉट एंड सेक्सी लग रहा था कि बेड पर बैठी लिटिल अवनी उसे देखकर अपनी लार टपकाने लगी। मानव को देखकर लिटिल अवनी ने अपने मन में कहा, हब्बी कितने हॉट है, इन्हें देखकर मन कर रहा है कि इन्हें लकी के साथ ही पिंजरे में बंद कर दूं, ताकि कोई भी हब्बी को देख ना पाए और लकी भी मेरे लिए इन पर नजर रखेगा।
वही बेचारे मानव को तो दूर दूर तक कोई अंदाजा ही नहीं था कि उसकी प्यारी लिटिल वाइफ उसे लकी के साथ एक ही पिंजरे में बंद करना चाहती है। वो तो आराम से टॉवल से अपने बाल सुखाने में भिजी है, क्योंकि लिटिल अवनी ने उसके ऊपर जूस गिरा दिया था, जिसके कारण उसे दोबारा नहाना पड़ा। जब मानव ने बाल सुखाने के बाद लिटिल अवनी को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि उसकी प्यारी वाइफ अपना मुंह खोल हवसी नजरों से उसे ही देख रही है। मानव लिटिल अवनी के पास जाके बोला, बेबी क्या मेरी बॉडी इतनी अच्छी है जिसे देखकर आप लार टपकाने लगी। मानव की बातों पर बिना ध्यान दिए लिटिल अवनी ने मानव के बॉडी को टच करते हुए बड़ी ही बेशर्मी से कहा, हब्बी आप कितने हॉट हो, आपकी बॉडी तो छोटे भीम से भी ज्यादा अच्छी है। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव का मुंह बन गया। उसने लिटिल अवनी से कहा, बेबी क्या मैं आपको कोई कार्टून नजर आता हूं जो आप मुझे उस बेकार से भीम के साथ कंपेयर कर रहे हो। मानव की तरफ देखकर लिटिल अवनी ने अपनी नाक चढ़ाकर कहा, छोटा भीम इज सो पावरफुल, वो बहुत ही अच्छा है, आप उसके बारे में ऐसा मत बोलो। वही अपनी लिटिल वाइफ के मुंह से किसी गैर मर्द का नाम सुन मानव को जलन होने लगी, फिर चाहे वो कार्टून कैरेक्टर ही क्यों ना हो। मानव ने आगे बढ़कर लिटिल अवनी के मुंह को अपने होठों से बंद कर दिया। बदले में लिटिल अवनी भी उसे किस करने लगी। मानव को लगा था वो उसे धक्का देगी, पर ऐसा नहीं हुई। ये देख मानव खुश हो गया, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। 15 मिनट बाद मानव लिटिल अवनी से अलग हुआ। अभी मानव ने ठीक से सांस भी नहीं लिया था कि लिटिल अवनी फिर से उसे जबरदस्ती किस करने लगी। मानव ने काफी कोशिश की खुद से दूर करने की, मगर लिटिल अवनीयत से मज न हुई। उसने मानव के हाथों को वही बेड पर रखे शर्ट से बांध दिया था। लगभग 20 मिनट बाद लिटिल अवनी ने मानव को सांस लेने के लिए छोड़ा। मानव ने जल्दी जल्दी सांस लेते हुए लिटिल अवनी से कहा, बेबी नो ये सही वक्त नहीं। मानव इसके आगे कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि लिटिल अवनी ने उसे फिर से किस कर लिया। लिटिल अवनी मानव को किस करते करते उसके सीने तक आ गई। वो किस कम औकात ज्यादा रही थी। मानव खुद को लाचार महसूस कर रहा था। उसका मन रोने का कर रहा था, क्योंकि उसने ही अपनी लिटिल वाइफ के अंदर के हावसीपन को जगाया है। मानव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेबी प्लीज स्टॉप, ये सही नहीं है, अभी आप इन सब के लिए बहुत छोटी हो। मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी रुक गई और मानव को देखते हुए बोली, हब्बी क्या सच में मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं 18 की हूँ और आप। मानव ने बड़े ही आराम से जवाब दिया, 27 ईयर। मानव की एज जानकर लिटिल अवनी ने अपने होठों को ओ शेप में करके कहा, ओह अच्छा, तो मतलब मैं सच में बच्ची हूँ और आप बूढ़े। अपने लिए बूढ़े शब्द सुनकर मानव चिढ़ गया और लिटिल अवनी को घूरने लगा। वही आरव का रूम। आरव रूम में इधर उधर चक्कर लगा और खुशी उसे देख रही थी। थोड़ी देर बाद खुशी अपना सर पकड़कर आरव से बोली, सया आपने एक जगह पर खड़े रहो, आप इतनी देर से इधर उधर चक्कर लगा रहे हो, आपको देखकर मेरी आंखें दर्द होने लगी। आरव ने चिढ़कर खुशी से कहा, हाँ तो किसने कहा मुझे देखो। इतना बोलने के बाद उसने थोड़े हिचकिचाते हुए खुशी से पूछा, वैसे तुम कितने साल की हो। खुशी ने खुश होकर जवाब दिया, सया मैं पूरे 18 साल और 6 महीने की हूँ। खुशी की बात सुनकर आरव को चक्कर आने लगा और वो भागते हुए खुशी के पास पहुंचा और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए पूछा, कह दो ये झूठ है। खुशी ने हैरान होकर कहा, नहीं खुशी कभी झूठ नहीं बोलती। उसकी बात सुनकर आरव ने रोनी सूरत बनाकर कहा, इसका मतलब मैंने एक बच्ची के साथ रात बिताई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वही उसको देखकर खुशी अपने सर को खुजने लगी। ये देखा आरव ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और रूम के बाहर जाते हुए बोला, चलो पहले बॉस से मिलते हैं, फिर तय करेंगे आगे क्या करना है, क्योंकि बॉस पास भी एक बच्ची है। इंडिया में कायरा सुबह के 6 बजे उठी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। कायरा को वॉशरूम में जाता देख कुणाल खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अब आएगा मजा। आधे घंटे बाद कायरा वॉशरूम से बाहर आई। उसे सही सलामत वॉशरूम से निकलता देख कुणाल ने हैरान होकर धीरे से कहा, इसे कुछ हुआ क्यों नहीं, ये फुलझड़ी तो सही सलामत है। वही बाथरूम से निकलते ही कायरा डेविल स्माइल करके कुणाल को देखने लगी। कुणाल को देखकर उसने धीरे से कहा, बड़ा आया रात को उठकर मेरे शैम्पू और बॉडी लोशन में काला इंक डालने वाला। इतना कहकर वो रूम से बाहर चली गई। ये देख कुणाल बुरी तरह चिढ़ गया। वही मित्तल हाउस के बाहर कई सारे लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे और एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 26 साल थी वो नाच रहा था।
ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर मित्तल हाउस के सभी मेंबर घर के बाहर आ गए, उन सभी के साथ विनी भी थी। जैसे ही विनी ने उस लड़के को उसने देखा, वह हैरान हो गई। उसके मुंह से निकला, विनय। वही विनय नाचना बंद करके मित्तल परिवार को पूरी तरह से इग्नोर करके एक फ्लाइंग विनी को देते हुए बोला, हाय स्वीट हार्ट, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं रात भर सो नहीं पाया, तुम्हें बाहों में भर कर सोने की आदत जो पड़ गई है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग गुस्से से उसे देखने लगे। मित्तल हाउस, स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें पता है मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने तुम्हें सालों से न देखा हो, पर अब नहीं, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर विनय ने विनी की कमर पकड़ खुद के करीब करके उसके होठों को चूम लिया। विनय के ऐसे सबके सामने किस करने से विनी को गुस्सा और शर्म दोनों ही आ रही थी। उसने विनय को खुद से दूर करने की कोशिश की मगर विनय अपनी जगह से टस से मस न हुआ। वही जब मित्तल फैमिली ने ये सब देखा तो वह हैरान हो गए। एक मध्यवर्गीय महिला जिसकी उम्र 47 साल होगी, वह आगे बढ़कर गुस्से से बोली, ए लड़के, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी होने वाली बहू के साथ ऐसी हरकत करने की। उस औरत की बात सुनकर विनय ने विनी को किस करना बंद कर दिया और उस औरत की तरफ देखकर अपना मुंह बनाकर बोला, ओए बुढ़िया, ज्यादा मत बोलो, दिख नहीं रहा मैं मेरी बेबी को किस कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो क्योंकि मुझे डिस्टर्ब पसंद नहीं। विनय की बदतमीजी देखो, वो औरत गुस्से से कांपने लगी। उस औरत ने अपने पास खड़े एक बुजुर्ग आदमी से कहा, पापा देखिए इस लड़के को, कैसे हमारे घर आकर हमारे साथ ही बदतमीजी कर रहा है। उस औरत के पापा यानी मित्तल खानदान के हेड सूरजभान मित्तल ने घूर के विनय को देखा। अगले ही पल विनय का चेहरा देखकर उन्हें किसी की याद आ गई। उन्होंने अपने मन में सोचा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, क्या ये वही है, इसका चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। इतना सोचते ही वह लगातार विनय को घूर रहे थे। वही विनय ने जब देखा सूरजभान सिंह लगातार उसे ही घूर रहे हैं तो उसने उनकी तरफ नफरत से देखा और अपने मन में कहा, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो बुढ़े। विनय ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलते हुए अपनी आंखें छोटी करके सूरजभान जी से कहा, ओए बुढ़े, क्या मैं इतना खूबसूरत हूँ जो तेरी नज़र मुझसे नहीं हट रही। अब घूर घूर के मुझे नज़र लगाना बंद कर, क्योंकि मुझे ऐसे घूरने का हक मैंने सिर्फ मेरी जानेमन स्वीट हार्ट तो दिया है। इतना कहकर विनय ने विनी के गालों को चूम लिया। विनय की इस हरकत से विनी चिढ़ गई और उसने चीरते हुए विनय से कहा, बेशर्म इंसान, अब यहाँ क्या लेने आए हो, जाओ और जाकर अपने उस खंडहर जैसे घर में रहो। इतना कहकर विनी घर के अंदर चली गई। विनी को गुस्से में जाता देख विनय भी बेशर्म की तरह उसके पीछे पीछे जाते हुए बोला, जानेमन देखो तो सही, तुम्हारा पति परमेश्वर और स्वामी कल रात से नहीं सोया है, पहले मेरे साथ रूम चलो ताकि मैं सो सकूं। उन दोनों के घर के अंदर जाने के बाद पूरी मित्तल फैमिली गुस्से से अपने दांत पीसते रह गई। सूरजभान जी ने गुस्से से कांपते हुए कहा, राम, इस घटिया लड़के के बारे में पता लगाओ, कौन है ये, इसके अंदर इतनी हिम्मत कि हमारे घर आकर हमारी बेइज्जती करें। इतना कहकर वह भी घर के अंदर चले गए। राम बेचारा रोनी सूरत बनाकर वहीं खड़ा था क्योंकि उसे विनय के बारे में सब पता है कि वह कौन है, कहाँ से आया है, पर वह किसी को भी इस बारे में नहीं बता सकता था। ये सोचते ही वो निराश हो गया। सिंह मैंशन में अर्जुन ऑफिस के लिए तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकला ही था कि वह अचानक किसी से टकरा गया। अर्जुन ने उस इंसान को बिना देखे माफी मांगते हुए कहा, सॉरी मैंने देखा नहीं। अर्जुन के इतना कहने के बाद उस इंसान ने जिससे अर्जुन टकराया था उसने कहा, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ जलते हो तुम मुझसे, बस इसीलिए तुम मुझसे जानबूझकर टकराए हो। उस इंसान की आवाज़ सुनकर अर्जुन जो वहां से जाने ही वाला था अचानक वो रुक गया। उसने हैरान होकर उस इंसान को देखा जिससे वह टकराया था। वह इंसान कुणाल था। ये देख अर्जुन चिढ़ गया। अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा, ओ ए हैंडसम की दुकान, ज्यादा मत बोलो, जब देखो अपनी खूबसूरती का गान लेकर बैठ जाते हो। अर्जुन के पास सुनकर कुणाल उसकी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे अभी उसे जान से मार देगा। कुणाल ने अपनी उंगली दिखाकर अर्जुन से कहा, देखना एक दिन तुम मुझसे जल जल कर मर जाओगे। इतना कहकर कुणाल ने अपना मुंह फुला लिया। ये देख अर्जुन ने अपना सिर ना में हिलाया और वहां से चला गया। जैसे ही अर्जुन सीढ़ियों से उतरा, अचानक उसे अपने पीठ पर कुछ भार महसूस हुआ और वह लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो गया। खुद का बैलेंस बनाते हुए अर्जुन ने अपना सर घुमाकर पीछे देखा तो वह चिढ़ गया क्योंकि कुणाल उसकी पीठ पर चढ़ा हुआ था।
कुणाल ने अपने हाथ को अर्जुन के गले में लपेटते हुए कहा, अर्जुन, जल्दी मेरे पैरों को पकड़ो वरना हम दोनों गिर जाएंगे। कुणाल की बात सुनकर अर्जुन जल्दी से उसके पैरों को पकड़कर बैलेंस बना लेता है, फिर कुणाल की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, यह क्या हरकत है कुणाल? कुणाल ने भी उसी फोन में अर्जुन को जवाब दिया, तुम मुझसे थोड़ी देर पहले टकराए थे, उसके कारण मेरे पैर में दर्द हो रहा इसलिए मैं चल नहीं पा रहा हूँ, चुपचाप मुझे ऐसे ही उठाकर ऑफिस छोड़कर आओ। कुणाल की बातों का अर्जुन कुछ जवाब देता उससे पहले ही उसे अपने गले में कुछ लटकता हुआ महसूस हुआ। अर्जुन ने गुस्से से अभी को देखा जो उसकी गोद में चढ़ा हुआ था। अर्जुन ने अभी से परेशान होकर कहा, अभी यह सब क्या है? अभी ने तुरंत जवाब दिया, भाई दिस इज नॉट फेयर, आप कुणाल भाई को अपने पीठ पर चढ़ा सकते हो तो आप मुझे गोद में क्यों नहीं उठा सकते? मैं तो आपका छोटा भाई हूं ना। इतना कहने के बाद अभी भोला सा चेहरा बनाकर अर्जुन की तरफ देखने लगा। बेचारा अर्जुन किसी तरह अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगा। पता नहीं ये बेचारी की बदकिस्मत थी या कुछ और। उसी वक्त सोना, परी और कायरा भी किचन से बाहर आ गई और अपने सामने के नज़ारे को देखकर वो तीनों शॉक हो गई। कायरा ने सोना और परी से कहा, पक्का इस नकचढ़े कुणाल ने कुछ किया होगा जो अर्जुन भैया इतने ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। परी ने अभी को घूरते हुए अपना सरना में हिलाकर कहा, नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है पक्का अभी ने कुछ किया होगा। कायरा और परी की बात तो जैसे सोना ने सुनी ही नहीं। उसने अर्जुन को घूरते हुए अपने मन में कहा, आज तक तो मेरे बेटे आदि को भी इसने कभी ऐसे गोद में नहीं उठाया होगा, तुम्हें तो मैं आज रात अच्छा सबक खाऊंगी। इतना कहकर वो दोबारा किचन में चली गई। कायरा ने एक गहरी सांस लेकर कुणाल को देखा और धीरे से बुदबिदाए, मुझे तो लगता है इस इंसान ने अपना दिमाग बेचकर ही अपना बिजनेस खड़ा किया है, तभी तो आज उसके पास दिमाग नहीं है। इतना कहने के बाद कायरा और परी भी किचन में चली गई। पेरिस में मानव का रूम। मानव के रूप में इस वक्त सभी मौजूद थे। श्री, लिटिल अवनी और खुशी बेड पर बैठकर बातें कर रही। नीरज जी, वीर, राज, जीव और मानव सोफे पर बैठेकर अपने सामने खड़े आरव को घूर कर देख रहे थे, जो इस वक्त अपना सर नीचे करके उनके सामने खड़ा था। विक्की और जिम्मी जो सोफे से टिकर जमीन पर बैठे थे, उन्हें आरव की हालत देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद आरव ने अपने होठों को काटते हुए कहा, बॉस मुझे सच में नहीं पता कल रात मेरे साथ क्या हुआ था। आरव की बात सुनकर मानव नीरज जी की तरफ घूर कर देखने लगा तो नीरज जी हड़बड़ा गए। जीव ने आरव को देखते हुए उससे पूछा, आरव भाई, अब आप आगे क्या करोगे? आरव कुछ जवाब देता उससे पहले ही नीरज जी तपाक से बोले, शादी करेगा और क्या करेगा। नीरज जी के ऐसे बीच में बोलने से सभी उनकी तरफ देखने लगे। इससे पहले कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही उन सभी के कानों में श्री, खुशी और लिटिल अवनी की आवाज पड़ी, जिसे सुनकर मानव और आरव का चेहरा काला पड़ गया। लिटिल अवनी ने खुशी से पूछा, खुशी तुम कितने साल की हो? मैं तो 18 की हूँ। खुशी ने लिटिल अवनी को जवाब दिया, मैं भी 18 की हूँ। खुशी का जवाब सुनकर लिटिल अवनी ने खुश होकर कहा, मतलब हम दोनों की एज सेम है। लिटिल अवनी अपनी आंखें बड़ी करके आगे बोली, तुम्हें पता है, हब्बी मुझसे बोलते हैं मैं अभी छोटी हूँ, हब्बी मुझसे बहुत बड़े हैं और डैडी कहते हैं बड़े लोग बूढ़े होते हैं। लिटिल अवनी की तरफ हैरानी से देखते हुए श्री ने कहा, क्या सच में? लिटिल अवनी कुछ जवाब देती उससे पहले ही खुशी ने अपना सर खुजाते हुए उन दोनों की तरफ देखकर कहा, मतलब आरव सैया भी बूढ़े हैं। उन दोनों की बात सुनकर श्री ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए तेज आवाज में अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा, क्या इसका मतलब तुम्हारा हब्बी और सैया दोनों ही बूढ़े हैं? हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हब्बी और आरव भाई दोनों ही बूढ़े हैं, लिटिल अवनी ने खुशी को जवाब दिया। उसकी बात सुनकर मानव का चेहरा काला पड़ गया। मानव ने अपने मन में लिटिल अवनी की बात को दोहराया, हब्बी बूढ़े हैं। लिटिल अवनी अपनी बात कहने के बाद थोड़ी देर रुक गई। कुछ देर सोचने के बाद लिटिल अवनी ने कंफ्यूज होकर खुशी की तरफ देखा, फिर अपनी आंखें जल्दी जल्दी चिपकाते हुए खुशी से पूछा, खुशी, ये सैया कौन है? लिटिल अवनी किसी भी सैया को नहीं जानती। श्री भी लिटिल अवनी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ खुशी, ये सैया कौन है? शून्य, मैं भी किसी सैया को नहीं जानती। खुशी ने थोड़ा शर्माते हुए पहले आरव को देखा, जो अभी भी अपना सर झुकाकर खड़ा था, फिर अपनी महीन आवाज में लिटिल अवनी को जवाब दिया, वो आरव भैया ने कहा था कि अब वह मेरे सैया हैं इसलिए मैं उन्हें सैया बोलती हूँ। खुशी की बात सुनकर सभी आरव की तरफ देखने लगे, जहाँ लिटिल अवनी, श्री, जीव और राज हैरानी से तो
मानव नीरज जी, विक्की, जिम्मी और वीर घूर के आरव को देखने लगे। जब आरव को महसूस हुआ सभी उसे घूर रहे हैं तो उसने अपना गला साफ करते हुए सभी को समझाया, वह एक्चुअली खुशी से शादी करने के बाद तो मैं उसका सैया ही होऊंगा ना। इतना कहने के बाद वह अजीब तरह से हंसने लगा। मानव आरव को अपनी आंखें छोटी करके देखने लगा, फिर अपने दांत पीसते हुए वहां मौजूद सभी लोगों से बोला, अगर आप लोगों का हो गया हो तो अब मेरे रूम से निकल जाए। यह मेरा रूम है, कोई धर्मशाला नहीं जो आप सभी अभी तक यहाँ बैठे हैं। जल्दी जाए ताकि मैं अपनी बेबी के साथ थोड़ा रोमांस कर सकूं। मानव की बात सुनकर सभी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगे। ये देख चिढ़ते हुए मानव ने कहा, अब क्या है, मुझे ऐसे घूरने बंद करो आप सब, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानव की बात सुनकर सभी इधर उधर देखने लगे, लेकिन लिटिल अवनी को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। वह वापस से श्री और खुशी से बातें करने लगी। लिटिल अवनी की नज़र अचानक ही बात करते करते खुशी के गले पर गई, जहां पर लाल कलर के निशान बने हुए थे। लिटिल अवनी घूर के उस निशान को देखा, फिर आरव को ऐसे ही कुछ देर बारी बारी से आरव और खुशी के गले पर बने लव बाइट के निशान को देखकर लिटिल अवनी खुशी के गले की तरफ इशारा करके पूछा, लिटिल अवनी, खुशी तुम्हारे गले पर यह निशान आरव भैया ने बनाया है ना? अपने गले पर बने निशान देखकर खुशी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ये तो किसी डॉग ने काट लिया था, लेकिन कब काटा मुझे तो पता ही नहीं चला। रूम में मौजूद सभी लोगों का ध्यान लिटिल अवनी का सवाल सुनकर उसकी और खुशी की तरफ चला गया। वहीं आरव का मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रहा था कि उसकी जिंदगी में ऐसी झल्ली और बेवकूफ लड़की ही आनी थी। लिटिल अवनी ने खुशी की तरफ देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहा, नहीं नहीं, डॉग ने नहीं काटा, ऐसे निशान तो तब बनते हैं जब मैं हब्बी को काटती हूँ। हब्बी के बॉडी पर अभी भी वो निशान बने हैं, रुको मैं दिखाती हूँ। इतना कहने के बाद लिटिल अवनी बेड से उतरकर मानव के पास आ गई। लिटिल अवनी मानव की गोद में बैठकर उससे बोली, हब्बी आप अपनी टी शर्ट उतारो ना, ताकि सभी लोग उस निशान को देख सके। हब्बी उतारो ना। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव बिना किसी एक्सप्रेस के उसे देखने लगा। उस देखकर कोई यही बता सकता था कि इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन मानव के कान लिटिल अवनी की बात सुनकर लाल हो गए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे शर्म आ रही है। लेकिन ये बात किसी ने भी नोटिस नहीं की। वही जैसे ही सभी लोगों के कानों में लिटिल अवनी की बात पड़ी, सभी के कान खड़े हो गए। सभी लोग टकटकी लगाकर मानव के बॉडी को ऊपर से नीचे तक की स्कैन करने लगे, जैसे उन्हें मानव के बॉडी पर बने निशान दिख रहे हो। जीव ने थोड़ा डरते हुए मानव से कहा, भाई क्या भाभी जो बोल रही वो सच है? विक्की ने मानव को घूरे हुए उससे पूछा, जीरो मानव, क्या सच में इस छोटी सी बच्ची ने तुम्हारी इज्जत लूट ली? विक्की की बात सुनकर जिम्मी ने भी कहा, हाँ बॉस बोलो ना। वीर ने भी क्यूरियोसिटी से पूछा, बॉस क्या ये सच है? मतलब अब आप किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचे? अब सभी ने बारी बारी से बोला तो नीरज जी कैसे चुप रह सकते, लेकिन सभी की उम्मीदों के उलट उन्होंने लिटिल अवनी को देखकर उसे शाबाशी देते हुए बोले, हाय मेरी प्यारी लिटिल राजकुमारी, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे उम्मीद है तुम फ्यूचर में और अच्छा करोगी। सभी लोग हैरानी से नीरज जी की तरफ देखने लगे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नीरज जी इतने बेशर्म भी हो सकते हैं। वहीं लिटिल अवनी अपने डैडी की बात सुनकर खुश होकर बोली, थैंक यू डैडी, मैं आगे और इम्प्रूवमेंट करूंगी। मानव जो कब से बारी बारी से सभी की बकवास सुन रहा था, अब उसका सब्र टूट गया। उसने सभी पर चिल्लाते हुए कहा, जस्ट शट अप, अगर अब किसी ने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानव के इस तरह चिल्लाने से पूरे कमरे में शांति छा गई। अल्पविराम 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 अल्पविराम। एक कमरे में एक लड़की बैठी रो रही थी। वो लड़की कोई और नहीं, नैना है। नैना ने पहले खुद को देखा, फिर अपने बेड को, जहां एक अनजान आदमी सो रहा। नैना जब सुबह उठी तो उसे पता चला उसने अनजाने में किसी अनजान इंसान के साथ रात बिताई है। कल रात को नैना को किसने ड्रग्स दिया था? वह इंसान कोई और नहीं, मानव ही था, जिसने वीर से कहकर नैना के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर उसे एक अनजान इंसान के साथ रूम में बंद कर दिया। क्योंकि नैना ने मानव को ड्रग्स देने की कोशिश की और उसने लिटिल अवनी के साथ बदतमीजी भी की थी। नैना ने उस आदमी को अपनी आंखों से देखते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मैं जान से मार दूंगी।
कुछ देर गुस्से से उस आदमी को देखने के बाद नैना वॉशरूम में चली गई। इंडिया में मित्तल हाउस। हाय मेरी दुल्हनिया, तुम तो दिन ब दिन और हॉट होती जा रही हो। मन कर रहा है अभी अपनी सासू माँ को एक नाती और नातिन दे दूँ। हाल में रखे सोफे पर बैठते हुए विनय ने विनी से कहा, जो इस वक्त उससे 10 कदम की दूरी पर खड़ी होकर घर की नौकरानी को कुछ समझा रही थी। जैसे ही विनी ने विनय की बात सुनी, उसे गुस्सा आ गया। वही उसके सामने खड़ी नौकरानी विनय की बात सुनकर शर्माने लगी। जब विनय ने देखा विनी उसे गुस्से से देख रही है तो वह बड़ी ही बेशर्मी से बोला, हाय मेरी दुल्हनिया, मुझे ऐसे मत देखो वरना कुछ कुछ करने का मन करेगा, फिर तुम भी मुझे रोक नहीं पाओगे। अब विनी के बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उसने विनय पर भड़कते हुए कहा, घटिया आदमी, अपना ये गंदा मुंह बंद रखो। वही विनय की हरकत देख रैम अपनी आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था। रमा जी, जो इस घर की बहू है, उन्होंने अपने दांत पीसते हुए कहा, बेशर्म कहीं के, शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए। पिया जी, जो कब से विनय को ही देखकर मुस्कुरा रही थी, उन्होंने अपने मन में सोचा, इंटरेस्टिंग। कंटिन्यू। चलिए सबसे पहले मित्तल खानदान का इंट्रोडक्शन देते हैं। उससे पहले आते हैं सूरजभान मित्तल। यह मित्तल फैमिली के हेड है। इनके 2 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा विजय, जो मित्तल एम्पायर का सीईओ है। उनके दूसरे बेटा अर्नव मित्तल है, जिनका अपने खुद का बिजनेस है। विजय मित्तल की पत्नी रमा मित्तल, ये एक हाउस वाइफ है। इन्हें सादगी ज्यादा पसंद है, लेकिन इन्हें सीधा भी नहीं कहा जा सकता। राम मित्तल विजय और रमा मित्तल के अडॉप्टेड बेटा है। ये बिजनेस के साथ ही साथ डॉक्टर भी है। ये विनय के सबसे अच्छे दोस्त है, लेकिन यह बात किसी को नहीं पता। सोम मित्तल, ये रमा मित्तल के दोस्त के बेटे हैं, जिन्हें लोग मित्तल खानदान का सबसे बड़ा बेटा कहते हैं। विनी के माँ पिया जी सभी के लिए हाउस वाइफ है, लेकिन किसी को नहीं पता ये एक सीक्रेट एजेंट भी है। विनी के पापा पीयूष जी इंडिया के नो-2 बिजनेस है। विनी का भाई प्रियांशुल अपने डैड के बिजनेस को संभालते हैं। विनय का है मित्तल फैमिली के साथ कुछ कनेक्शन, जो बाद में पता चलेगा। मित्तल हाउस। जब से विनय मित्तल हाउस आया है, तब से ही उसने सभी का जीना हराम कर दिया, लेकिन इस बीच वो सभी परिवार वालों के सामने विनी के साथ रोमांस करना कभी नहीं भूला। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। शाम का वक्त, पूरी मित्तल फैमिली घर के बाहर बने मैदान में बैठकर चाय का आनंद ले रही थे। सूरजभान जी, पीयूष जी और विजय जी वही कुर्सी पर बैठे थे। उन्हीं तीनों लोगों से कुछ दूरी पर दरी बिछाकर उस पर विनी, रैम, प्रियांशु और उसकी गर्लफ्रेंड प्रियांशी बैठे अंताक्षरी खेलने की तैयारी कर रहे थे। रमा जी और पिया जी वही टेबल पर बैठकर रात के खाने की तैयारियां कर रही थी, यानी मटर छिल रही थी। राम ने पिलो को अपनी गोद में रखकर सभी से कहा, जल्दी शुरू करो, नहीं तो दादाजी कहीं हमें डांटने न लग जाए कि हम सभी क्या बचकाना खेल रहे हैं। राम की बात सुनकर प्रियांशु सूरजभान जी की तरफ देखने लगा, जो अपनी चाय की चुस्की लेकर उसके पिता और विजय जी से बातें कर रहे थे। राहुल ने राम की तरफ मुड़कर उससे कहा, क्यों डराता रहता है, शकुनी कहीं का, जब देखो सबके आग लगाता रहता है। राम ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, क्या कहा तुमने शकुनी? अगर मैं शकुनी तो तू कंस है। उन दोनों को लड़ता देख विनी ने अपना सर पकड़ लिया और थोड़ी देर बाद गुस्से से चिल्लाकर बोली, चुप हो जाओ तुम दोनों, वरना पीट पीट कर भरता बना दूंगी तुम्हारा। अब बताओ तुम दोनों को खेलना है या नहीं? विनी की डांट सुनकर दोनों चुप हो गए, फिर विनी को देखकर एक साथ बोले, खेलना है। थोड़ी देर बाद चारों गोला बनाकर दरी पर बैठकर अंताक्षरी शुरू कर दिया। सबसे पहले प्रियांशु ने गाया, मेरा दिल जिस दिल पर फिदा है। अभी उसने इतना ही गया था कि उसको बीच में ही काटते हुए राम गाने लगा, वह एक बिलोटी है, हाँ मेकअप की दुकान है। प्रियांशुल का दिल जिस पर फिदा है, वह एक पत्र की है। प्रियांशुल का जी करता है उसके जुल्फों को छू ले। प्रियांशुल का दिल करता है उसके बालों को संवारे, लेकिन क्या करे बेचारा, क्योंकि उस लड़की के बालों में जुआ है। हाँ। राम को खुद का मजाक उड़ाते देखे प्रियांशु और प्रियांशी दोनों का पारा चढ़ गया। वही विनी अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। प्रियांशी अपनी जगह से उठकर राम को पीटने लगी। वही राम को ज्यादा लग नहीं रही थी, फिर भी वह चिल्ला रहा था। तभी उन सभी के कानों में एक आवाज पड़ी, तुम लोग क्या कर रहे हो और साले साहब आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? इस आवाज को सुनकर सभी ने आवाज की दिशा में देखा तो विनय अपने जेब में हाथ डालकर उन्हीं के पास आ रहा था। विनय,
विनी के बगल में आकर बैठ गया, फिर प्रियांशु को देखते हुए पूछा, साले साहब क्या हुआ? प्रियांशी जो विनय के आने के बाद रुक गई थी, वह दोबारा राम को पीटने लगी। प्रियांशु ने लाचारी से राम और प्रियांशी की तरफ देखा, फिर विनय से बोला, कुछ नहीं जीजा जी, थोड़ी गंदगी थी यह जिसे प्रियांशी साफ कर रही है, वो सब छोड़िए, आप भी हमारे साथ आइए और गेम खेलिए। राम ने खुद को छुड़वाते हुए कहा, अरे छोड़ दो प्रियांशी, नहीं तो हम गेम नहीं खेल पाएंगे। फिर विनय की तरफ इशारा करके बोला, अरे तुम्हारे जीजा जी को भी गेम खिलाओ। राम की बात प्रियांशी को सही लगी, इसलिए उसने राम को छोड़ दिया और फिर विनय को देखकर अपनी चमकती आंखों से बोली, शून्य जीजा जी आप भी गाना गाओ ना। प्रियांशी की बात सुनकर प्रियांशु भी बोला, हाँ जीजा जी आप गाओ ना। उन सभी की बात सुनकर विनी का मुंह बन गया। वही उन सभी की तरफ देखकर विनय ने पहले कुछ देर कुछ सोचा, फिर विनी की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ठीक है। वहीं विनय की हाँ सुनकर सभी खुश हो गए। विनय ने विनी को देखकर गाना शुरू किया। जरा जरा बेहकता है, महकता है, आज ये मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ। जरा जरा बेहकता है। विनय का गाना सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे लाल हो गए हैं, कुछ के गुस्से से तो कुछ के शर्म से। विजय जी ने गुस्से से विनय को देखकर अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, मैं बस सोम का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ वही इस लड़के को सबक सिखाएं ताकि इसके सर से प्यार का भूत उतर जाए। सूरजभान जी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, एक बार सोमा जाए बस। फिर राम को देखकर गुस्से से आगे बोले, शून्य, ये निकम्मा राम, इसे मैंने इस लड़के की इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था लेकिन ये यहाँ इस लड़के से ही चिपका हुआ है। वहीं पीयूष जी, जो चुपचाप बस उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखों में ऐसा कुछ आए तो अजीब था। सिंह मेंशन, अर्जुन, अभी और कुणाल ऑफिस से वापस आ चुके थे। कुणाल हॉल में आकर कायरा की तरफ देखते हुए अपना मुंह बनाकर सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। कुणाल की हरकत देख कायरा ने अपने मुंह बनाकर कहा, नकचड़ा कहीं का, इतना कहकर वो भी रूम की तरफ चली गई। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अर्जुन भी सीधा अपने रूम में जाकर बिस्तर पर लेट गया। अर्जुन को अभी 2 मिनट ही हुआ होगा लेटे हुए, तभी आदि आकर उसकी पीठ पर कूद गया। आह! दर्द के कारण अर्जुन के मुंह से आह निकल गई। फिर पीछे मुड़ते हुए आदि को घूर से देखने लगा, तो बदले में आदि ने उसके बाल पकड़ लिए। आदि की ये हरकत देख अर्जुन उस पर चिल्लाते हुए बोला, अब क्या है छोटे कद्दू, क्या तुम्हें चैन नहीं मुझे आराम करता देख। अर्जुन की बात सुनकर आदि उसे घूर के देखने लगा, पर फिर अपना मुंह फुलाकर बोला, डैडी आप बहुत बुरे हो, आप मेरे साथ घूमने भी नहीं जाते और ना ही मेरे लिए गिफ्ट लाते हो। मेरे सभी स्कूल फ्रेंड्स को उनके डैडी रोज स्कूल छोड़ने आते हैं, पर आप तो मुझे टाइम भी नहीं देते। सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे पास डैडी नहीं है। आप मेरे साथ स्कूल चलो और उन सभी को बताओ कि आप मेरे डैडी हो। इतना कहने के बाद आदि की आंखें नम हो गई, क्योंकि बचपन से ही लोगों ने उसे हमेशा इस बात का ताना दिया है कि उसके पास डैडी नहीं है, पर आज जब उसके पास उसके डैडी है तो वो सभी को ये बात बताना चाहता था। आदि को ऐसे देखकर अर्जुन को भी बुरा लगा। उसने आदि को गले लगाते हुए उसे शांत कराकर कहा, सॉरी बेबी, डैडी को माफ कर दो, डैडी बहुत बुरे हैं, वह आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाए। फिर आदि के चेहरे को खुद की तरफ करके आगे बोला, शून्य, कल पक्का डैडी आपके साथ स्कूल जाएंगे ताकि आपके फ्रेंड को भी पता चले कि आपके पास भी डैडी है। अर्जुन की बात सुनकर आदि खुश हो गया। वहीं अर्जुन को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वह अपने बेटे को कैसे इग्नोर कर सकता है। उसने ठान लिया था कि आज से ही वह हमेशा अपने बेटे का अच्छे से ध्यान रखेगा। ये सोचते ही अर्जुन ने कसकर आदि को गले लगा लिया। पेरिस में इस वक्त रात का समय था। मानव लिटिल अवनी को गले लगाकर सो रहा था, तभी उसका फोन बजा। मानव ने जैसे ही फोन रिसीव करके अपने कान पर लगाया, फोन की दूसरी तरफ वाले इंसान की बात सुनकर उसकी भौहें तन गई, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मानव ने उस आदमी की बात सुनकर बस एक ही शब्द का, निकलो। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और बेड से उतरकर कपड़े पहनकर अपने कुछ जरूरी सामान लिया और लिटिल अवनी को गोद में उठाकर रूम से निकल गया। वही आरव भी खुशी को लेकर भागते हुए अपने रूम से बाहर निकला। वीर श्री का हाथ पकड़कर उसे होटल के पार्किंग एरिया में लेकर पहुंचा, जहां पहले से ही सभी उसका इंतजार कर रहे थे। सभी लोग गाड़ी में बैठकर उस होटल से निकल गए। उन सभी की सेफ्टी के लिए लगभग 100 बॉडीगार्ड उनके साथ थे।
कार चलाते हुए गुस्से से विक्की बोला, धीरज राय को चैन नहीं है जो उसने अपनी मौत को इस बार दावत दी है, जो वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने आ गया। जिम्मी जो पैसेंजर सीट पर बैठा सिगरेट पी रहा था, उसने विक्की के गुस्से भरे चेहरे को देखकर कहा, नहीं, वह धीरज के अंदर इतनी ताकत नहीं जो मानव सिंह के खिलाफ साजिश कर सके। पक्का कोई ताकतवर इंसान उसका साथ दे रहा, नहीं तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमें मारने के लिए पूरे पेरिस को अपने कब्जे में ले ले। नीरज जी, राज और जीव को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि पूरे पेरिस को किसी ने घेर लिया था ताकि वह उन सभी पर हमला कर सके। वहीं दूसरी कार में मानव और लिटिल अवनी बैक सीट पर बैठे थे। लिटिल अवनी अभी भी मानव की गोद में सो रही थी। आरव भी खुशी अपनी गोद में लेकर बैक सीट पर मानव के बगल में बैठा था। श्री पैसेंजर सीट पर बैठी वीर को घूर रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वीर जो ड्राइव कर रहा था, उसने अपनी सीरियस आवाज में मानव से कहा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यह जो कोई भी है बहुत खतरनाक है और मुझे नहीं लगता जिन लोगों ने कुछ ही वक्त में पूरे पेरिस को अपने कब्जे में ले लिया, उनके खिलाफ कोई जाकर हमारी मदद करेगा। आरव भी सीरियस होकर मानव से बोला, बॉस, हम सभी उनका सामना बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, मगर हम इस वक्त अकेले नहीं हैं, हमारे साथ यंग मैडम, खुशी और श्री भी है। आरव की बात सुनकर मानव अपनी गोद में बैठी लिटिल अवनी को देखने लगा, फिर अपने कठोर आवाज में बोला, वो शुरू से ही हम पर और हमारे हर हरकतों पर नजर रख रहे थे। मानव की बात सुनकर आरव और वीर चौक पर उसकी तरफ देखने लगे हैं, जिसके चेहरे पर इस वक्त एक डेविल स्माइल थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था पक्का मानव के दिमाग में कुछ तो चल रहा है या फिर उसे पता है कि कौन उन्हें मारने की कोशिश कर रहा। वीर ने कार ड्राइव करते हुए एक बार शीशे से मानव को देखा, जो इस वक्त काफी शांत नजर आ रहा था। मानव को इतना शांत देख वीर मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुराने लगा। वहीं आरव जो कब से ही वीर को मुस्कुराता देख रहा था, उसने अपनी आंखें छोटी करके वीर से पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो, कहीं तुम्हारा मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया? इतना कहने के बाद आरव की नजरें मानव से टकरा गई, जो गुस्से से उसे ही घूर रहा था। ये देख आरव ने जल्दी से अपना सर नीचे कर लिया और चुपचाप बैठ गया। अपने आप को शांत करते हुए मन ही मन आरव बोला, कहाँ ये डेविल जो हमेशा अपनी नजरों से ही मुझे डराता है, और दूसरा यह वीर इस डेविल के साथ रह रहकर इसके जैसा ही पागल हो गया। मुझे कैसे भी करके इस डेविल से दूर रहना होगा ताकि इसके संगत का असर मुझ पर न पड़े। मानव आरव की मन की बात से अनजान अपनी ही सोच में गुम था। तभी वीर की आवाज ने उसके ध्यान को तोड़ा। बॉस, हमारे कार के पीछे कई सारी काली गाड़ी आ रही है। इतना कहने के बाद वीर फिर से कार के शीशे में पीछे से आ रही गाड़ियों को देखने लगा। तो वही वीर की बात सुनकर मानव का चेहरा काला पड़ गया। गुस्से के कारण उसके माथे की नसें साफ नजर आने लगी। कार के अंदर का तापमान गिर गया। मानव के आसपास से एक अलग ही खतरनाक ओरा निकलने लगा। उसने वीर से अपने कठोर आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहे, प्लान जेड। मानव के इतना कहने के बाद वीर ने कार की स्पीड और बढ़ा दी। मानव के बॉडीगार्ड ने उसकी कार को चारों तरफ से घेर लिया था ताकि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा पाए। अभी 1 मिनट ही हुआ था तभी ब्लास्ट होने की आवाज उन सभी कानों में पड़ी। जिम्मी ने खिड़की से झांक कर देखा, दुश्मनों ने उनके बॉडीगार्ड की कार को ब्लास्ट कर दिया है। जिम्मी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हमारे दुश्मनों ने पूरी तैयारी की है हमें मारने की। उसके बगल में ड्राइविंग सीट पर बैठा वर्व ड्राइव कर रहा विक्की कुछ सोच रहे थे। तभी वीर अपनी कार की स्पीड को तेज करके विक्की के कार के बराबर आ पहुंचा। आरव ने विक्की को कुछ इशारा किया, बदले में विक्की ने अपने सर में हिला दिया। कुछ देर बाद सभी कार हाईवे के पास पहुंची। तभी दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। दुश्मनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। तभी वहां पर एक सफेद कलर की चमचमाती कार आके रुकी, जिसमें से एक नीले रंग का शर्ट और ब्राउन जैकेट पहने इंसान निकला। वो इस वक्त दिखने में किसी खतरनाक क्रिमिनल से कम नहीं लग रहा था। उस आदमी ने अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए जो इस वक्त मानव की कार पर फायर कर रहे थे, स्टॉप फायर, आगे बढ़ो और जाकर पता करो वह जिंदा है या मर गए। उस इंसान की बात सुनकर उसके आदमियों ने कहा, यस डेविड बॉस। इतना कहकर 2 आदमी आगे बढ़कर कार का दरवाजा जैसे ही खोलने वाले थे, अचानक ही आसमान से गोली चलने की आवाज आए और सभी आदमी एक एक करके मरने लगे। डेविड ने आसमान की तरफ देखा जहां 5 हेलीकॉप्टर नजर आ रहे थे। डेविड ने अपने आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा, जल्दी छिपो, हमने जितना सोचा था ये सभी उससे कई ज्यादा चालाक है।
हमें कैसे भी करके हमारे बॉस के ऑर्डर को फॉलो करना होगा और इन्हें खत्म करना होगा। डेविड की बात सुनकर उसके सभी आदमी ऐसी जगह छिपने लगे जहां आसमान से चलाई गई गोली उन तक में पहुंचे, क्योंकि वह सभी आसमान में उड़ रहे हैं। आसमान में उड़ रहे पांचों हेलीकॉप्टर धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगे। हेलीकॉप्टर के उतरते ही उसमें से कई सारे आर्मी यूनिफॉर्म पहने जवान निकले, जिनके हाथों में राइफल थे। वे सभी उस सुनसान रोड पर एक लाइन से खड़े हो गए और कुछ ने डेविड और उसके आदमियों को पकड़ लिया। डेविड ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मेरा बॉस रेड गैंग का लीडर, जिसने पूरे पेरिस को अपने कब्जे में ले लिया। अगर तुम लोग मुझे मार देते हो तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और अगर मैं मर भी गया तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे जैसे ही कई लोग तुम सबको मारना चाहते हैं, सिंह परिवार की बेटी को खत्म करना चाहते हैं। इतना कहने के बाद डेविड झटपटाने लगा और आर्मी यूनिफॉर्म पहने आदमियों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन सभी आर्मी यूनिफॉर्म पहने जवानों के चेहरे एक्सप्रेशनलेस थे। तभी अचानक सभी के कानों में एक कठोर और खतरनाक आवाज पड़ी। तुम्हारा बॉस कौन है? इस आवाज को सुनकर सबने हेलीकॉप्टर की तरफ देखा। मानव हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा। उसके एक तरफ आरव और दूसरी तरफ वीर साथ चल रहे था। मानव के किसी यमराज से कम नहीं लग रहा था। वह चलता हुआ डेविड के पास पहुंचा और गुस्से से उसके चेहरे को घूरने लगा। डेविड की हालत तो मानव को देखते ही खराब हो गई, क्योंकि उसे अच्छे से पता है मानव सिंह कोई आम इंसान नहीं है, वह साक्षात एक राक्षस है। डेविड के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने हिम्मत करके मानव से अपनी लड़खड़ाते जबान में कहा, देखो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो रेड गैंग तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वह सभी मेरे मौत का बदला तुमसे जरूर लेंगे, इसलिए मुझे जाने दो। जैसे ही डेविड ने अपनी बात खत्म की, मानव अपने हाथ में पकड़े खंजर से उसकी पेट पर प्रहार कर दिया। आह! दर्द से डेविड तड़प उठा। मानव ने उसके जबड़े को कसकर पकड़कर अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, मानव राजवंश सिंह से कोई ऊंची आवाज में बात करें, यह उसे पसंद नहीं है, इसलिए अपनी आवाज और नजरें दोनों नीचे रखो। मानव की डरावनी आवाज सुनकर आर और वीर भी एक पल के लिए कांप गए। मानव ने डेविड के जबड़े को छोड़कर अपने हाथ में पकड़े खंजर को घुमाते हुए उससे पूछा, तुम्हारा बॉस कौन है? किसने तुम्हें यहाँ भेजा? और हाँ, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। इतना कहने के बाद मानव एक डेविल स्माइल करने लगा। जब डेविड काफी देर तक कुछ नहीं बोला तो वीर ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक पंच जड़ दिया और उसके कॉल को पकड़ते हुए पूछा, बोल, कौन है तेरा बॉस? और जहां तक मुझे पता है आज तक हमारा सामना कभी भी रेड गैंग से नहीं हुआ, तो भला वह हमारे जान के दुश्मन क्यों बनेंगे? वीर का मुक्का इतनी तेज था कि एक पल के लिए डेविड को सब धुंधला दिखाई देने लगा। उसने अपना सर झटक कर कहा, हाँ, ये सही है, रेड गैंग का सामना कभी तुम लोगों से नहीं हुआ। मुझे बस इतना पता है, वह एक औरत है जो हमारे लीडर के बहुत ही करीब है। उसके कारण ही बॉस ने हमें ऑर्डर दिया है तुम सबको खत्म करने के लिए, लेकिन हाँ, उन्होंने हमें मानव सिंह को जिंदा रखने को कहा था। जैसे ही डेविड की बात खत्म हुई, मानव, जो उसकी बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, वह अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि वहां मौजूद सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। आरव ने जब मानव की इतनी खतरनाक हंसी सुनी तो उसने डरते हुए पूछा, बॉस, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या आप उस औरत को जानते हैं? मानव आरव के बारे को इग्नोर करके और जोर जोर से हंसने लगा, जैसे वह पागल हो गए हो। मानव जब हंसना बंद किया तो डेविड ने उससे डर से कांपते हुए उसे छोड़ने को कहा, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें सब बता दिया है जितना मुझे पता था। डेविड की बात सुनकर मानव ने अपनी खतरनाक नजरें उस पर डाली, तो फिर डरावनी स्माइल करके बोला, रियली? जो इंसान अपने बॉस को धोखा देकर उसके अंदर दुश्मन को सब बता दे, उस पर भला मैं कैसे विश्वास करूं? मानव की तरफ डर से देखते हुए डेविड ने पूछा, तो तुम क्या करना चाहते हो? उसने इतना कहा ही था कि तभी उसे पेट्रोल की महक आने लगी। डेविड ने अपना सर चारों तरफ घुमाकर देखा तो मानव के बॉडीगार्ड उसके आदमियों और उसके ऊपर ही पेट्रोल छिड़क रहे हैं। ये देख उसने गिड़गिड़ाते हुए मानव से कहा, प्लीज हमें जाने दो, प्लीज। उसको इसे देख मानव को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसके उलट उसे बहुत ही सुकून मिल रहा था। उसने वीर की तरफ कुछ इशारा किया और एक डेविल स्माइल करते हुए डेविड से बोला, भगवान तुम्हारी आत्मा को कभी शांति ना दे। वीर मानव का इशारा पाकर अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाकर डेविड और उसके आदमियों के ऊपर फेंक दिया। आह!
दर्द से तड़पता हुआ डेविड चिल्ला रहा था और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर मानव को बहुत ही सुकून मिल रहा था। उसे इस तरह से जलता हुआ देखकर मना एक बार फिर से पागलों की तरह हंसने लगा। यह मानव वह नहीं लग रहा था जो हमेशा लिटिल अवनी के सामने बहुत ही शांत और प्यारा रहता था। ये एक मास्टर और शैतान मानव है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।